तो आज हम बात करने वाले एकल झिर्री द्वारा प्रकाश के विवर्तन का सूत्र कैसे निकाला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको देखेंगे और इसी पे बात करेंगे विवर्तन क्या होता है और विवर्तन के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, बहुत आसान तरीके से। और आपको पता है डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एकल झिर्री द्वारा प्रकाश के विवर्तन का सूत्र पूरा आपको बहुत आसान तरीके से समझाएंगे। ठीक है, जो आपको अभी तक समझ में नहीं आता था, लेकिन आज के इस वीडियो को देखने के बाद ये जो एकल झिर्री द्वारा विवर्तन है, कहाँ पे मुख्य उच्चिष्ट मिलता है, कहाँ पे प्रथम निम्निष्ट मिलता है, कहाँ पे गौड़ उच्चिष्ट मिलता है, सब कुछ आप आसानी से समझोगे। बस पूरा वीडियो देखना, एकदम आसानी से समझ भी जाओगे और टॉपिक पूरा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें, जैसा कि हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का 10वां चैप्टर तरंग प्रकाश की वेव ऑप्टिक्स देख रहे थे, उसी का ये टॉपिक है विवर्तन वाला। इससे पहले हमने व्यतिकरण पढ़ लिया था। व्यतिकरण क्या है, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए डेरिवेशन, ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अगर इसके पहले का वीडियो देखना हो तो डिस्क्रिप्शन पे फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, वहां से जाके देख सकते हो। तो मस्त तरीके से आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले विवर्तन, जिसे इंग्लिश पे डिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या होता है विवर्तन, विवर्तन के कितने प्रकार होते हैं, और जो एकल झिर्री के द्वारा प्रकाश के विवर्तन का सूत्र आता है उसको भी आसानी से समझेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं यहाँ से मस्त तरीके से। पहले हम आपको विवर्तन समझाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग लगी हुई है विवर्तन, जिसे इंग्लिश में डिफ्रैक्शन बोला जाता है। परिभाषा पढ़ो। कहा गया, जब प्रकाश किरणें किसी पतली स्लिट अथवा किसी तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती है तो इस स्लिट अथवा किनारों से प्रकाश के आंशिक रूप से मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। जब प्रकाश किरणें क्या होती है, किसी पतली स्लिट, स्लिट का मतलब यहाँ से देखो, जिस टाइप से व्यतिकरण पे था इस टाइप से कोई पतली स्लिट हमने लिया था, इस टाइप से, जिससे क्या हो रही थी, प्रकाश की किरणें गुजर रही थी। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास मान लेते कोई पतली स्लिट है ये। ठीक है, ये हमारे पास एक पतली स्लिट है। तो कहा गया किसी पतली स्लिट अथवा किसी तीक्ष्ण अवरोध, तीक्ष्ण का मतलब जिसमें मतलब आगे धार हो। ठीक है, जैसे ब्लेड मान सकते हो। ठीक है, तो तीक्ष्ण अवरोध, अवरोध का मतलब जिसमें छिद्र भी हो और वो क्या हो, तीक्ष्ण भी हो। ठीक है, जैसे ब्लेड मान सकते हो। ठीक है, तो कह रहा है कि किसी पतली स्लिट अथवा किसी तीक्ष्ण अवरोध के द्वारा क्या हो, जब प्रकाश किरणें किसी पतली स्लिट अथवा किसी तीक्ष्ण अवरोध पे पड़ती है तो इस स्लिट अथवा किनारों से प्रकाश के आंशिक रूप से मुड़ने की घटना, मतलब यहां से मान लो यहाँ पे कोई प्रकाश स्रोत है इस टाइप से, और यहाँ से प्रकाश किरणें इस टाइप से जा रही है। ठीक है, इस प्रकाश स्रोत से क्या हो रहा है, प्रकाश की किरणें इस टाइप से मान लो जा रही है। ठीक है, इस टाइप से प्रकाश किरणें जा रही है। तो जब प्रकाश किरणें इस तीक्ष्ण किनारे पे पड़ेंगी, ठीक है, इसके नुकीले या तीक्ष्ण किनारों पे पड़ेंगी, तो प्रकाश क्या होगा, आंशिक रूप से मुड़ जाएगा। मतलब जब यहाँ से प्रकाश जाएगा तो कुछ किरणें तो सीधा निकल जाएंगी, लेकिन कुछ किरणें इस टाइप से मुड़ भी जाएंगी। ठीक है, तो प्रकाश से जो आंशिक का मतलब होता है कम। ठीक है, मतलब आंशिक रूप से कम रूप से मुड़ना जो होता है, इस टाइप से जो किरणें मुड़ रही है, ये प्रकाश के मुड़ने की घटना ही विवर्तन कहलाती है। ठीक है, किसी भी पतली स्लिट अथवा तीक्ष्ण अवरोध के द्वारा जब उसमें प्रकाश किरणें पड़ती हैं और प्रकाश किरणें क्या हो, आंशिक रूप से मुड़ जाए, तो इसी घटना को प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, देखा यहाँ से प्रकाश किरण आई, ये एकदम नुकीला या तीक्ष्ण किनारा था, जिसपे जब ये किरणें पड़ी तो प्रकाश क्या हुआ, आंशिक रूप से मुड़ गया थोड़ा सा, तो उस घटना को ही प्रकाश का विवर्तन कहा गया। ठीक है, एकदम सिंपल सी परिभाषा लिखी है कि जब प्रकाश की किरणें किसी पतली स्लिट अथवा किसी तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती है तो इस स्लिट अथवा किनारों से प्रकाश के आंशिक रूप से मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। अब बात करें, प्रकाश का विवर्तन दो प्रकार का होता है। पहला फ्रेनल विवर्तन, दूसरा फ्रॉनहोफर विवर्तन। ठीक है, दोनों विवर्तन को आसानी से समझते हैं, इसमें भी कुछ नहीं है। देखो कहा क्या गया, पहला प्रकार है इसका फ्रेनल विवर्तन, जब प्रकाश स्रोत तथा पर्दे के बीच की दूरी सीमित होती। ध्यान समझना, जब प्रकाश स्रोत तथा पर्दे, ये प्रकाश का स्रोत है, ये क्या है, ये हमने प्रकाश का स्रोत बनाया है जिससे प्रकाश की किरणें निकल रही। ठीक है, जब प्रकाश स्रोत तथा ये क्या है, पर्दा जो लगा रखा है आपने। ठीक है, यहाँ पे जब आपके पास स्लिट है, आगे यहाँ पे पर्दा लगाओगे जिसमें निम्निष्ट या उच्चिष्ट प्राप्त करोगे। तो जब प्रकाश स्रोत तथा पर्दे के बीच की दूरी क्या होती है, जब प्रकाश स्रोत तथा पर्दे के बीच की दूरी एक सीमित दूरी होती है कि हाँ ये इतनी दूरी पे रखा जाएगा, तो जब सीमित दूरी होती है तब जो विवर्तन प्राप्त होता है उसे फ्रेनल विवर्तन कहते हैं। और दूसरा प्रकार जो फ्रॉनहोफर विवर्तन होता है, जब प्रकाश स्रोत तथा पर्दे के बीच की दूरी असीमित मतलब अनंत होती है, मतलब पर्दा जो जिसपे हमें निम्निष्ट और उच्चिष्ट प्राप्त करना है वो एकदम अनंत पे स्थित हो, बहुत असीमित दूरी पे हो, तो उस विवर्तन को क्या कहेंगे, उसे फ्रॉनहोफर विवर्तन कहते हैं। बस इसी आधार पे पर्दे और स्रोत के बीच की दूरी, जिस स्रोत से प्रकाश किरणें निकल रही है उस स्रोत की और पर्दे के बीच की दूरी अगर सीमित है, मतलब वो एकदम सीमित दूरी है, उसको आप माप सकते हो, तो वो किस टाइप का विवर्तन कहलाएगा, फ्रेनल विवर्तन। और अगर
आपका पर्दे और स्रोत के बीच की दूरी अनंत है, बहुत दूर पर्दा स्थित है, तो उस प्रकार का विवर्तन क्या कहलाएगा? फ्रॉनहाफर विवर्तन कहलाएगा। ठीक है, ये सिंपल सी बात होती है फ्रेनेल विवर्तन और फ्रॉनहाफर विवर्तन की। ठीक है, तो अभी आपको हमने एकदम आसानी से समझाया विवर्तन क्या है, उसकी परिभाषा और दोनों उसके प्रकार। ठीक है, ये समझ चुके हो। अब हम आपको लेके चलते हैं कि एकल झिर्री द्वारा किस प्रकार से प्रकाश की विवर्तन का सूत्र निकाला जाता है, बहुत आसान तरीके से। देखो अब यहाँ से विवर्तन की परिभाषा समझ गए। जब प्रकाश किरणें आती है तो कुछ किरणें सीधी निकलती है, कुछ मुड़ जाती है और आगे पर्दे पे हमें उच्चिष्ट और निम्निष्ट मिलता है। तो चलो अब हम आपको ले चलते हैं एकल झिर्री के द्वारा प्रकाश के विवर्तन के सूत्र की ओर। तो आप लोग एक बार इसे नोट कर लो, अब आसानी से पूरा समझेंगे। ठीक है, तो नोट करो जल्दी से। तो अब हम लोग देखते हैं एक पतली झिर्री द्वारा प्रकाश के विवर्तन के लिए कैसे सूत्र निकाला जाता है, किस टाइप से इसका डेरिवेशन होता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए देख सकते हो हमने हेडिंग लगा दी, एक पतली झिर्री द्वारा प्रकाश का विवर्तन। और एक हमने यहाँ पे स्लिट ले रखी, देख सकते हो ये एक हमारे पास स्लिट है, इस स्लिट को नाम देते ए बी, क्योंकि हमें पता है किसी स्लिट अथवा तीक्ष्ण किनारों द्वारा ही प्रकाश का विवर्तन देखा जाता है। तो हमने एक स्लिट ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं। आगे यहाँ पे एक प्रकाश का स्रोत ले लेते हैं। इस प्रकाश स्रोत से क्या होगा आपको पता है, प्रकाश की किरणें निकलेंगी। ठीक है, तो इस प्रकाश स्रोत से मान लेते इस टाइप से प्रकाश की किरणें निकल रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे एक लेंस को रखा जाता है। ठीक है, देखो इसे थोड़ा और नीचे बनाते हैं कि इससे ही किरणें निकले। ठीक है, यहाँ पे बना देते हैं इसे इस टाइप से इससे किरणें निकली। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लेंस को लगाएंगे, एक उत्तल लेंस को लगाएंगे इस टाइप से। ठीक है, विवर्तन देखने के लिए हम यहाँ पे एक उत्तल लेंस को इस टाइप से लगा देंगे। जब उत्तल लेंस इस पे लगाया जाएगा तो देखो ये किरणें जो इस टाइप से यहाँ से बिंदु से निकल रही है, जब ये उत्तल लेंस पे इस टाइप से पड़ेंगी, ठीक है, इस टाइप से उत्तल लेंस पे पड़ेंगी तो उत्तल लेंस क्या कर देगा, इनको इस टाइप से समांतर कर देगा इस टाइप से। ठीक है, और इस टाइप से जाके किरणें कहाँ पे पड़ेंगी, इसी स्लिट के तीसरे किनारों पे पड़ेंगी। ठीक है, कहाँ पे पड़ेंगी, इसी स्लिट के तीसरे किनारों पे। देखा यहाँ से क्या हुआ, जब प्रकाश किरणें यहाँ से निकली और हमने क्या किया, आगे लगा दिया उत्तल लेंस को। अब किरणें यहाँ से इस टाइप से गई और आके क्या हुआ, इस स्लिट ए बी के तीसरे किनारों पे पड़ी। देखो इस टाइप से किरण आके कहाँ पे पड़ी, तीसरे किनारों पे। ये किरण आपकी यहाँ से निकली थी प्रकाश स्रोत से और आगे की ओर जाने पे क्या हुआ, इन स्लिट के किनारों से पड़ी। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास प्रकाश का स्रोत है जिससे किरणें निकल रही है। सिंपल है, कुछ भी नहीं। देखो यहाँ से किरणें निकली, आगे उत्तल लेंस लगाया, लेंस से किरणें गई यहाँ पे पड़ी इस टाइप से। ठीक है, अब ये किरणें इस टाइप से आगे की ओर बढ़ेंगी यहाँ पे। ठीक है, ये किरणें आगे की ओर बढ़ेंगी इस टाइप से। ठीक है, अब क्या किया जाता है, इसके बाद एकल झिर्री द्वारा विवर्तन देखने के लिए एक लेंस तो यहाँ लगाया जाता है, एक लेंस को यहाँ पे भी लगाया जाता है, वो भी उत्तल लेंस ही होता है। तो यहाँ पे भी आपको एक लेंस को इस टाइप से उत्तल लेंस को लगा देना है। ठीक है, इस टाइप से एक लेंस को आपको यहाँ पे भी लगा देना है। ठीक है, अब देखो ये लेंस क्या करेगा। ठीक है, ये लेंस क्या करेगा, देखो जब उत्तल लेंस पे किरणें पड़ती हैं तो उत्तल लेंस पे जब समांतर किरणें आती है ना, देखो ये किरणें कैसे आ रही है, एक दूसरे के समांतर है। तो जब समांतर किरणें होती है, देखो यहाँ पे एक पर्दा लगा दिया जाता है, इस पर्दे पे क्या प्राप्त किया जाएगा, निम्निष्ट और उच्चिष्ट। तो देखो यहाँ पे उत्तल लेंस से जब किरणें यहाँ से पहले आई और इस वाले नए उत्तल, मतलब दो लेंस लगाए जाते हैं, पहला ये था, एक ये लगाया। जब इस उत्तल लेंस पे आके ये किरणें कैसे पड़ी, समांतर। ध्यान से देखो ये किरणें जो यहाँ से आ रही इस लेंस पे कैसे पड़ रही, समांतर पड़ रही, क्योंकि ये दोनों किरणें एक दूसरे के समांतर है। तो उत्तल लेंस क्या करता है, जब समांतर किरणें इस पे आती है तो ये क्या करता है, इन किरणों को, समांतर किरणों को एक बिंदु पे आके केंद्रित कर देता है, इस टाइप से एक बिंदु पे आके इनको मिला देता है। ठीक है, ये देखो। ठीक है, एक बिंदु पे आके क्या करता है, ये इनको मिला देता है। ठीक है, कुछ इस टाइप से, ये यहां से इस टाइप से जाएंगे किरणें और यहाँ पे ये देख सकते हो इन किरणों को आके इसने क्या किया, इस टाइप से मिला दिया। ठीक है, इस बिंदु को क्या बिंदु मान लेते हैं, ओ बिंदु। ध्यान से देखो, कुछ भी नहीं है यार, यहाँ से किरणें इस टाइप से गई, तीसरे किनारे पे पड़ी, फिर इसके बाद इस उत्तल लेंस में पड़ी, तो उत्तल लेंस से क्या किया, इन किरणों को इस टाइप से एक बिंदु पे केंद्रित कर दिया। ठीक है, आप चाहो तो आप लेंस के मुख्य अक्ष की रेखा बना सकते हो। यहाँ पे लेंस है, दोनों लेंस है, लेंस के मुख्य अक्ष की रेखा बीच से जाएगी इस टाइप से, तो ये हमने बना दिया लेंस के मुख्य अक्ष की रेखा। ठीक है, ये क्या बन गई, लेंस के मुख्य अक्ष की रेखा बन गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को इतने तक चित्र में। ठीक है, अभी देखो सिंपल सा है, यहाँ से पहले इस प्रकाश स्रोत से किरण निकली, हमने एक लेंस लगाया, इस लेंस को नाम देते हैं L1 लेंस। जब इस L1 लेंस पे किरण पड़ी, उसके बाद क्या हुआ, ये किरण यहाँ से समांतर, जब इस टाइप से बिंदु से आती हुई किरण लेंस पे पड़ी तो समांतर हो गई और इन ये जो AB स्लिट है इसके किनारों पे आगे पड़ी इस टाइप से। इस पे पड़ने के बाद क्या हुआ,
ये किरणें आगे की ओर बढ़ी और हमने एक लेंस और लगा दिया, इस लेंस को नाम दिया L2 लेंस। ठीक है, जब इस L2 लेंस पे पड़ी तो L2 भी उत्तल लेंस है। जब यहाँ पे किरण पड़ी आके तो ये समांतर आती हुई किरणें हैं, देखो समांतर आती हुई किरणों को लेंस क्या करेगा, एक बिंदु पे आके केंद्रित कर देगा। ठीक है, तो अभी इतना हुआ है। अभी आपने विवर्तन नहीं देखा। विवर्तन में क्या होता है, जब स्लिट पे आके प्रकाश पड़ता है तो आंशिक रूप से मुड़ जाता है। तो आप देखो कुछ किरणें तो सीधी निकल गई, देखो यहाँ से कुछ किरणें तो सीधी निकल गई, लेकिन कुछ किरणें आंशिक रूप से मुड़ेंगी। तो कुछ किरणें यहाँ से इस स्लिट से मुड़ती हुई कहाँ चली जाती है, देखो L2 लेंस है, कुछ किरणें यहाँ से मुड़ती हुई इस टाइप से चली जाती है आगे की ओर। ठीक है, ये देखो कुछ किरणें इस टाइप से आंशिक रूप से मुड़ती हुई यहाँ पे चली जाती है और जिस बिंदु पे काटती है उस बिंदु को P बिंदु मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लो पड़ रही जाके, इस बिंदु को हमने मान लिया P बिंदु। ठीक है, ध्यान से देखो कुछ भी नहीं है, सिंपल कुछ किरणें तो सीधा निकल गई, कुछ किरणें आंशिक रूप से मुड़ेंगी क्योंकि विवर्तन होगा, तो कुछ किरणें यहाँ से मुड़ती हुई इस टाइप से चली गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और मान लेते हैं ये किरणें जो मुड़ रही है इनके बीच का कोण कितना है, थीटा। ये जो इस वाली किरण से कितने कोण पे मुड़ रही है, थीटा कोण पे यहाँ से मुड़ रही है। ठीक है, देख सकते हो ये यहाँ से किस कोण पे मुड़ रही है, थीटा कोण पे मुड़ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर डैश डैश करके यहाँ पे इस टाइप से हम बना ले, ठीक है, तो देख सकते हो ये बन गया। ठीक है, ये AB को ही हमने मिला लिया इस डैश डैश करके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चित्र पूरा कंप्लीट। अभी यहीं पे निम्निष्ठ और उच्चिष्ठ हमें प्राप्त होंगे। ठीक है, आप देखोगे अगर यहाँ पे एक चीज देखो, जैसे व्यतिकरण पे देखा गया था कि जैसे यहाँ पे A से लेके P तक की दूरी है मतलब AP, और यहाँ से B से लेके P तक की दूरी, तो आपसे पूछा जाए कि AP बड़ा कि BP, तो आप तुरंत कहोगे कि B से लेके P तक की दूरी बड़ी है। ठीक है, तो जब B से लेके P तक की दूरी मतलब BP दूरी बड़ी है और AP छोटी है, तो मतलब इसके बीच में क्या होगा, पथ का अंतर होगा, मतलब पथांतर भी होगा। तो पथांतर ज्ञात करने के लिए जैसे व्यतिकरण पे किया गया था, यहाँ पे एक लंब डाला गया था, वैसे भी यहाँ पे भी एक लंब इस टाइप से 90 डिग्री पे एक लंब हम यहाँ पे डाल लेंगे, और जिस पॉइंट पे डालेंगे उस पॉइंट को नाम दे देते हैं के। ठीक है, ये कितने कोण पे आया है, 90 डिग्री पे। ठीक है, हमने एक लंब डाल दिया है यहाँ पे 90 डिग्री पे, और जिस पॉइंट पे आया वो के पॉइंट है। ठीक है, तो अब पथांतर कैसे निकलेगा, देखो A से लेके P तक की दूरी और B से लेके P तक की दूरी, मतलब पथांतर निकालना है तो बड़ी दूरी से छोटी घटा देंगे, मतलब BP माइनस AP। जब BP माइनस AP घटाओगे तो कितनी दूरी एक्स्ट्रा है, B से लेके K तक की, बराबर क्या आ जाएगी, BK। BK हो गया यहाँ पे पथांतर। ठीक है, ध्यान से देख लो, B से लेके P तक की दूरी और A से लेके P तक की दूरी, जब इनको आपस में घटाओगे तो एक्स्ट्रा कौन सी दूरी बच रही है, B से लेके K तक, तो पथांतर मतलब पथ का रास्ते का अंतर कितना आएगा, B क्या आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतने तक समझ में आया इतना। अब देखो यहाँ पे एक चीज आपको और समझना है कोण के बारे में, जैसे जैसे ये वाला कोण थीटा है, तो अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से समझो, हमने इसी टाइप से उसमें देखा था, किसमें, उसमें हमने देखा था व्यतिकरण पे। ठीक है, व्यतिकरण में क्या हुआ था, जैसे देखो ये वाला कोण आपका क्या है, थीटा कोण बन रहा है। ठीक है, ये वाला कोण क्या बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है, और ये यहाँ पे कोण कितना है, 90। ठीक है, अब आपको इतना तो पता है, जैसे कोई किरण इस टाइप से होती है, समांतर किरणें अपने आधार के साथ कितना कोण बनाती है, थीटा। जैसे ये वाली किरण जो है, ये वाली किरण देखो A से जो जा रही है A पॉइंट से, और ये वाली किरण देखो जो B से जा रही है, अगर ये कोण थीटा बनेगा तो ये वाला कोण भी कितना बनेगा, थीटा। ठीक है, मतलब अगर ये कोण थीटा बन रहा है तो यहाँ पे ये किरण जो जा रही है, ये किरण भी कितना कोण बनाएगी, थीटा। ठीक है, कितना बनाएगी, ये किरण यहाँ पे कितना कोण बनाएगी, थीटा कोण बनाएगी। ध्यान से देख लो, ये किरण कितना बनाएगी, थीटा। देखो ये किरण थीटा बना रही क्योंकि ये किरण समांतर है, मतलब इनको अगर समांतर किरणें मान लिया जाए, जैसे ये किरण और ये किरण, इन दोनों किरणों को अगर समांतर किरणें माना जाए तो समांतर किरणें जो होती है अपने आधार के साथ थीटा कोण बनाती है। तो अगर ये किरण थीटा बना रही है तो ये वाली किरण भी थीटा बनाएगी। ठीक है, क्योंकि ये भी तो मुड़ते हुए जा रही है, तो ये दोनों किरणें कितना बनाएगी, थीटा थीटा कोण बनाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ये हमने क्या डाला, एक लंब जैसी रेखा ही तो खींची हुई है इस टाइप से, ये वाली देखो, और ये इसका आधार है, देखो ये वाला, ये लंब जैसी रेखा, ये इसका आधार, मतलब ये कोण कितना है, 90। ये कोण कितना है, यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा, 90, और इतना है थीटा। देखो यहाँ से एक रेखा गई, इतना कोण है थीटा। ध्यान से देखो, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन 90 पे है, तो यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना है, 90, और बीच में यहाँ पे एक लाइन है जिसका कोण है थीटा। अगर ये थीटा है तो इतना कितना बचेगा, 90 माइनस थीटा। ये वाला कोण कितना बचेगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, ध्यान से देख लो, एकदम आसान है। हमने क्या कहा, पहले ये वाला कोण थीटा, तो ये कोण भी थीटा होगा। अब यहाँ से देख रहे हो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच में कोण कितना, 90, क्योंकि लंबवत है, तो ये 90, और यहाँ पे कितना बन रहा है, थीटा, तो इतना वाला कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अब ये हो गया 90 माइनस थीटा। आप ध्यान से देखो, अब अगर ये वाला कोण 90 है, ये वाला कोण 90 माइनस थीटा, तो आप बताओ ये वाला कोण कितना हो जाएगा। तो आप तुरंत कहोगे भैया तीनों कोणों का योग 180 होता है, अगर ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये हो जाएगा थीटा।
ठीक है, कैसे आया देखो, तीनों कोणों को जोड़ दो, 90 माइनस थीटा प्लस 90 और प्लस ये कोण ए निकालना था, कोण ए बराबर 180 होता है तीनों कोणों का योग। अब इन्हें हल कर लो तो 90 90 180 माइनस थीटा प्लस कोण ए बराबर 180। ठीक है, अब इन दोनों को उधर भेज दो तो कोण ए बराबर 180, ये माइनस का 180 प्लस का थीटा, मतलब 180 से 180 कैंसिल, कोण ए कितना आ गया थीटा। तो यहाँ पे ये वाला कोण कितना आया थीटा। बस इसमें कोण समझना था और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब आसानी से चित्र पूरा कंप्लीट है। ठीक है, चित्र पूरा कंप्लीट। अब इसकी केवल थोड़ा रचना लिखनी होती है। ठीक है, चित्र बनाने के बाद यहाँ पे आपको इसकी थोड़ी जो बनाया है चित्र में उसकी रचना लिखनी होती है। ठीक है, रचना पे क्या लिखना है देखो हम आपको बता देते हैं यहाँ से। ठीक है, हम यहाँ पे देखो लिख ही देते हैं फिर आपको समझा देते हैं ना, तो चलो लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, आप इसकी रचना समझने के लिए एक बार आपको चित्र फिर से समझाते हैं, फिर आसानी से समझाते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हमारे पास एक प्रकाश स्रोत था, प्रकाश स्रोत से किरणें निकली और लेंस L1 पे पड़ी। फिर इसके बाद ये स्लिट AB के तीसरे किनारों पे पड़ी। जब स्लिट AB के तीसरे किनारों पे पड़ी तो विवर्तन होगा और किरणें आगे की ओर बढ़ेंगी। और विवर्तन कैसे होगा, देखो ये किरणें आके इस स्लिट पे पड़ रही है। हमने पढ़ा था हाइगेंस का सिद्धांत। हाइगेंस का सिद्धांत, द्वितीयक तरंग का सिद्धांत क्या कहता है, जब प्रकाश किरणें किसी कण से या किसी तल से टकराएंगी तो आगे की ओर द्वितीयक तरंगे निकलेंगी। तो यहाँ से जब किरणें आई इस पे पड़ी तो द्वितीयक तरंगे आगे की ओर निकलेंगी और कुछ तरंगे यहाँ पे चली जाएंगी और कुछ मुड़ती हुई विवर्तन के कारण यहाँ पे चली जाएंगी। यही चीज हुआ था लेंस L2 पे पड़ने के बाद। ठीक है, और हमने यहाँ पे एक पर्दा लगा दिया था जिसपे क्या हुआ, हमें ये मतलब जो किरणें हैं आगे की ओर मिल जाती है। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज यहाँ पे कुछ दूरियां समझ लो। जैसे स्लिट AB है, इस स्लिट AB के बीच की दूरी को E बोलते हैं। ठीक है, स्लिट AB के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है, स्मॉल e बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्मॉल e। ठीक है, स्लिट AB के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है, स्मॉल e बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो पर्दा है, पर्दे से स्लिट की दूरी को क्या बोला जाता है, D बोला जाता है, कैपिटल D, जैसे व्यतिकरण पे था वैसा ही। ठीक है, पर्दे से स्लिट की दूरी को क्या बोला जाता है, हम लोग D बोलते हैं, पर्दे की दूरी। ठीक है, अब यही सब चीजें यहाँ पे लिखनी है। देखो हमने लिखा है, माना S एक वर्णी प्रकाश स्रोत है। ठीक है, एक पतली झिल्ली द्वारा करना और इसमें क्या करना है, एक वर्णी प्रकाश स्रोत लेना, मतलब एक स्रोत लेना। ठीक है, देखो हमने एक स्रोत लिया जिससे इस टाइप से किरणें निकल रही। ठीक है, माना S एक वर्णी प्रकाश स्रोत है, यह लेंस L1 के प्रथम फोकस पर रखा है। मतलब ये जो उत्तल लेंस है इसका प्रथम फोकस इधर होगा, ये प्रथम फोकस होगा, इसी पे हमने क्या रखा है, इस प्रकाश स्रोत को रखा है जिससे प्रकाश किरणें निकल रही। ठीक है, तो माना S एक प्रकाश वर्णी स्रोत है, एक वर्णी प्रकाश स्रोत है, यह लेंस L1 के प्रथम फोकस पे रखा है और इसमें चलने वाली तरंगे समतल तरंगाग्र के रूप में। समतल तरंगाग्र क्या है, समतल तरंगाग्र हाइगेंस वाले में पढ़ा था, जब प्रकाश किरणें इस टाइप से यहाँ पे बिंदु स्रोत होता है तो इस टाइप से आगे की ओर जाएंगी तो फिर समतल तरंगाग्र के रूप में चलेंगी। ठीक है, तो यहाँ से कहा गया कि यह लेंस L1 के प्रथम फोकस पे रखा है और इससे चलने वाली तरंगे समतल तरंगाग्र के रूप में स्लिट AB पर लंबवत आपतित होती। देखो यहाँ से तरंग, आप समतल तरंगाग्र याद रखो, सीधा याद रख लो कि जब स्रोत से किरणें चलती है तो लेंस L1 से होते हुए ये स्लिट AB पे लंबवत आपतित होती है। बस ये याद रखो, देख सकते हो इस टाइप से किरणें जा रही तो बस इस टाइप से। ठीक है, आप यहाँ पे समतल तरंगाग्र ना यूज करना चाहो तो ना यूज करो। ठीक है, डायरेक्ट लिख लो, इससे चलने वाली तरंगे स्लिट AB पे, ठीक है, स्लिट AB पे लंबवत आपतित होती, इतना याद रखो। ठीक है, इसमें चलने वाली तरंगे स्लिट AB पे लंबवत आपतित होती। ठीक है, और स्लिट की चौड़ाई जो है वो कितनी है, स्मॉल ई है। देखो हमने स्लिट की चौड़ाई कितनी मान ली, इस स्लिट AB की चौड़ाई कितनी है, स्मॉल ई है। ठीक है, फिर लिखा गया यहाँ से कि हाइगेंस के अनुसार द्वितीयक तरंगे निकलने लगती है। हाइगेंस के अनुसार यहाँ से क्या होगा, द्वितीयक तरंग निकलने लगेंगी। तो कहा गया इन तरंगों को लेंस L2 द्वारा पर्दे XY पे फोकस करने जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो द्वितीयक तरंगे निकलेंगी इसको लेंस L2 द्वारा इस पर्दे पे फोकस कर लिया जाता है। इस पर्दे का नाम दे देते हैं XY पर्दा। ठीक है, इस पर्दे को क्या नाम दे दिया गया, XY पर्दा है। ठीक है, ध्यान से समझो, कुछ भी नहीं है। माना S एक वर्णी प्रकाश स्रोत है, यह लेंस L1 के प्रथम फोकस पे रखा है, इससे चलने वाली तरंगे जो है स्लिट AB पर यहाँ पे लंबवत आपतित होती है और कहा गया स्लिट की चौड़ाई जो है स्मॉल ई है। हाइगेंस के अनुसार द्वितीयक तरंगे निकलने लगती है और इन तरंगों को लेंस L2 द्वारा पर्दे XY पे फोकस कर लिया जाता है। ठीक है, इस टाइप से। बस यही चित्र है, यही रचना इसकी आपको लिख देनी। रचना कुछ रटने वाली बात नहीं, जो चित्र बनाया है वही चीज हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे आगे की ओर हम चलते हैं। अब यहाँ से हम लगाते हैं त्रिभुज ABK। ठीक है, अब हमें डेरिवेशन करना है तो लिखते हैं त्रिभुज ABK में। ठीक है, त्रिभुज ABK देख रहे हो ना, त्रिभुज ABK, ये A B और K, इसमें हम निकालते हैं साइन थीटा। लिखते हैं साइन थीटा बराबर, थीटा निकालते हैं तो साइन थीटा बराबर सूत्र सबको पता है, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है।
तो थीटा कोण कौन सा, ये थीटा कोण के सामने की भुजा लंब हो जाएगी, मतलब बी के भुजा लंब हो जाएगी। और कर्ण कौन सा हो जाएगा, कर्ण, कर्ण हो जाएगा लंबी भुजा, लंबी भुजा कौन सी यहाँ पे ए बी, ए बी हो जाएगा कर्ण, ठीक है। लंब बटा कर्ण होता है, देखो साइन थीटा कोण, ये थीटा के सामने की भुजा बी के लंब हो गई और 90 के सामने की भुजा ए बी कर्ण हो गई, तो साइन थीटा बराबर बी के बटा ए बी। अब यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी के है पथांतर, ठीक है, क्योंकि बी के हमने बताया था ना, ए बी एपी और बीपी के बीच में पथांतर कितना है, बीके, ठीक है। जब बीपी माइनस एपी करोगे तो बी के पथांतर आएगा, पथ का अंतर, रास्ते का अंतर, ठीक है। और ए बी हमें पता है कितना, ई, ए बी हमें पता ई है, ठीक है। अब यहाँ से बीके की वैल्यू निकालोगे तो बीके कितना आ जाएगा, ई को उधर भेजो, बीके बराबर ई साइन थीटा, ठीक है। बीके बराबर कितना आया, ई साइन थीटा। अब यहाँ से मान लिया अगर थीटा कोण बहुत छोटा हो, यदि थीटा बहुत छोटा कोण हो, यदि थीटा बहुत छोटा कोण हो तो हम थीटा को साइन, जो साइन थीटा लिखा है इसको थीटा लिख देंगे, तो बी के बराबर क्या आ जाएगा, ई थीटा। तो हमारे पास पथांतर कितना आ गया, बी के बराबर ई थीटा आ गया, ठीक है। साइन को हमने छोड़ दिया, क्यों, क्योंकि थीटा कोण बहुत छोटा है, ठीक है, क्योंकि थीटा कोण बहुत छोटा था इसलिए हमने साइन को छोड़ दिया। बी के कितना है, ई थीटा, इसे मान लो समीकरण 1, ठीक है। ये बी के क्या चीज है, ये है पथांतर, क्या चीज है, ये पथांतर है हमारे पास, ठीक है। अब बी के है पथांतर, हमारे पास पथांतर निकल आया इस डेरिवेशन के लिए, बी के बराबर ई थीटा। अब इसी बी के पथांतर से आप निम्निष्ठ के लिए पथांतर निकाल सकते हो, उच्छिष्ट के लिए पथांतर निकाल सकते हो, ठीक है, और उसके लिए चौड़ाई भी निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो थीटा देखो, अब यहाँ पे आपको निम्निष्ठ और उच्छिष्ट मिलते कैसे, पर्दे पे कैसे मिलते हैं उसको भी समझ लो, वो ग्राफ हम यहाँ पे आपको बना देते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो बिंदु O होता है, इस बिंदु O पे आपको क्या मिलता है, केंद्रीय उच्चिष्ट मिलता है या मुख्य उच्चिष्ट मिलता है। देखो इस टाइप से ग्राफ इसका इस टाइप से बना होगा, आपकी बुक में भी देखो, यहाँ पे आपको जो सबसे ऊपर यहाँ पे इस टाइप से ऊंचा इसलिए बनाया जाता है, इसको इस टाइप से ऊंचा इसलिए बनाया जाता है क्योंकि यहाँ पे प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है, ठीक है, और यहाँ पे हमें केंद्रीय उच्चिष्ट मिलता है। इसके बाद तीव्रता जो होती है घटती जाती है, इसलिए इनको थोड़ा छोटा छोटा आपको बनाना है इस टाइप से। आगे की ओर जो तीव्रता होती है वो आपकी घटती जाती है, ठीक है, तीव्रता जो होती है आगे की ओर घटती जाती है। ध्यान से देखो, यहाँ पे सबसे ज्यादा तीव्रता होती है, यहाँ पे और कम, यहाँ पे और कम, यहाँ पे और कम, जैसे आगे बढ़ते जाओगे आपको तीव्रता जो होगी घटती हुई मिलेगी, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ से समझ के रखनी है। तो इसका ग्राफ इस टाइप से बनता है, यहाँ पे आपको सबसे ऊपर यहाँ पे आपको केंद्रीय उच्चिष्ट मिलता है, क्या मिलता है, यहाँ पे आपको क्या मिलता है, केंद्रीय उच्चिष्ट, क्योंकि यहाँ पे प्रकाश की तीव्रता सबसे अधिक होती है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखोगे तीव्रता आपकी यहाँ पे एकदम घट जाती है, तो यहाँ पे हमें मिलता है प्रथम निम्निष्ठ। यहाँ पे क्या मिलता है, प्रथम निम्निष्ठ, क्योंकि यहाँ पे निम्निष्ठ का मतलब कम, ठीक है, न्यूनतम, तो प्रथम निम्निष्ठ यहाँ पे मिलता है, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलता है, प्रथम निम्निष्ठ मिलता है। यहाँ पे उच्चिष्ट मिला, यहाँ पे निम्निष्ठ, तो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर केंद्रीय उच्चिष्ट मिलता है, यहाँ पे प्रथम निम्निष्ठ, फिर यहाँ पे मिलता है आपको गौण उच्चिष्ट, क्या मिलता है, गौण उच्चिष्ट, ठीक है, क्या मिलता है, गौण उच्चिष्ट मिलता है, ठीक है। और आप चाहोगे, देखो जैसे यहाँ पे प्रथम निम्निष्ठ मिला, आगे जाओगे यहाँ पे क्या मिलेगा, द्वितीय निम्निष्ठ मिलेगा, यहाँ पे जाओगे क्या मिलेगा, तृतीय निम्निष्ठ मिलेगा, इस टाइप से, ठीक है। इसे प्रथम उच्चिष्ट बोल दो या गौण उच्चिष्ट बोल दो, ठीक है। और देखो यहाँ पे भी मिलता है और ऊपर की तरफ भी मिलेगा, यहाँ देखोगे प्रथम निम्निष्ठ, यहाँ पे गौण उच्चिष्ट, यहाँ पे द्वितीय निम्निष्ठ, इस टाइप से, मतलब दोनों तरफ मिलता है, इसलिए दोनों तरफ, एक तरफ की वैल्यू प्लस में आती पथांतर की, एक तरफ की माइनस में आती है, अभी आगे समझेंगे भी, ठीक है। अभी केवल ग्राफ समझ लो ध्यान से कि यहाँ पे जब प्रकाश इस पर्दे में पड़ता है तो हमें इस पर्दे पे उच्चिष्ट और निम्निष्ठ प्राप्त होते हैं। जहां पे प्रकाश की तीव्रता ज्यादा होती है तो उसका ग्राफ ऊंचे से ऐसे बनता है, वहां पे केंद्रीय उच्चिष्ट, जहां पे न्यूनतम वहां पे प्रथम निम्निष्ठ, जहां पे फिर से ऊपर वहां पे प्रथम उच्चिष्ट या गौण उच्चिष्ट, फिर यहाँ पे द्वितीय निम्निष्ठ, फिर द्वितीय उच्चिष्ट, ऐसे, ठीक है। इसी टाइप से इधर भी प्राप्त होगा, एक तरफ की वैल्यू प्लस में होगी, एक तरफ की माइनस में होगी, ठीक है। ये चीज आपको समझ के रखना है। इतना समझ में आए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चित्र इसी टाइप से सबकी किताब पे बना होगा। अब सब लोग सोच रहे थे भैया कैसे बनता है, तो अब आसानी से आपको चित्र समझ में आ गया होगा कि चित्र में क्या चीज था, समझ में आ गया ना। तो अब हमारे पास बी के पथांतर जो है कितना निकल के आया है, ई थीटा निकल के आया है। अब इसके बाद हम निम्निष्ठ के लिए निकाल सकते हैं पथांतर के लिए स्थिति, कोणीय स्थिति, और उच्चिष्ट के लिए निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आपको वो निकाल के दिखाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम निम्निष्ठ के लिए और उच्चिष्ट के लिए ये जो थीटा का मान है उसका मान निकालते हैं। थीटा यहाँ पे कोणीय स्थिति को प्रदर्शित करता है, ठीक है। सबसे पहले पथांतर हमारे पास बी के बराबर ई थीटा आया है। अब यहाँ से हम लिखते हैं निम्निष्ठ के लिए पथांतर। आपको यहाँ पे निम्निष्ठ के लिए पथांतर याद रखना है, ठीक है। निम्निष्ठ के लिए पथांतर, ठीक है। निम्निष्ठ के लिए पथांतर याद रखना है फॉर्मूला। निम्निष्ठ के लिए पथांतर जो होता है वो होता है कितना, पथांतर जो होता है वो होता है प्लस माइनस एम लैम्डा,
निम्निष्ठ के लिए पथांतर कितना होता है, प्लस माइनस एम लैम्डा। प्लस माइनस क्यों होता है, क्योंकि एक तरफ वैल्यू प्लस में मिलती है, इधर ऊपर की तरफ वैल्यू प्लस में मिलती है और नीचे की तरफ वैल्यू माइनस में मिलती है, ठीक है। क्योंकि दोनों ओर निम्निष्ठ और उच्चिष्ठ प्राप्त होते हैं, ऊपर प्लस में वैल्यू आती है, नीचे माइनस में, ठीक है। तो निम्निष्ठ के लिए पथांतर होता है प्लस माइनस एम लैम्डा। तो जहां पे बीके वो पथांतर है, तो हम यहाँ पे बीके की जगह क्या रख देंगे, प्लस माइनस एम लैम्डा। और यहाँ पे एम की वैल्यू कहां से शुरू होती है, जहां एम का मान, जहां एम बराबर, ठीक है, जहां m बराबर होता है 0, 1, 2, 3, मतलब 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे वैल्यू रख सकते हो, ठीक है। अगर m बराबर 0 रखा जाता है, m बराबर 0 पे प्राप्त होता है केंद्रीय उच्चिष्ठ, ठीक है, याद रखना केंद्रीय उच्चिष्ठ या मुख्य उच्चिष्ठ आपको m बराबर 0 पे प्राप्त होगा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। कभी भी न्यूमेरिकल पे अगर पूछा जाए केंद्रीय उच्चिष्ठ की कोणीय स्थिति निकालो या मुख्य उच्चिष्ठ की निकालो, तो याद रखना m बराबर 0 पे निकलेगी, ठीक है। m बराबर 0 पे आपको केंद्रीय उच्चिष्ठ के लिए निकलेगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे m बराबर आप 0, 1, 2, 3 ये सारी वैल्यू यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। आप देखो पथांतर b के बराबर ही थीटा है और हमारे पास पथांतर कितना निम्निष्ठ के लिए m लैम्डा। तो आगे लिखते हैं समीकरण 1 से, मतलब हम bk की जगह क्या रख देंगे, प्लस माइनस m लैम्डा। समीकरण 1 से क्या आ जाएगा, देखो बीके की जगह आपको क्या रख देना, प्लस माइनस एम लैम्डा। क्यों रख दिया, क्योंकि ये भी पथांतर ये भी पथांतर है ना। बराबर क्या हो गया, ई थीटा, मतलब प्लस माइनस एम लैम्डा बराबर क्या आ गया, ई थीटा आ गया, ठीक है। अब यहां से अगर हम लोग थीटा की वैल्यू निकाले तो थीटा कितना आ जाएगा, प्लस माइनस एम लैम्डा अपॉन में ई, ठीक है। थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा, प्लस माइनस एम लैम्डा अपॉन ई, ठीक है। देख लो ध्यान से, थीटा कितना आ गया, प्लस माइनस एम लैम्डा अपॉन में ई, ठीक है। अब यहां से मान लो आपको प्रथम ये थीटा जो दिखाएगा, थीटा दिखाएगा कोणीय स्थिति को। ये निम्निष्ठ के लिए कोणीय स्थिति का सूत्र है थीटा बराबर प्लस माइनस एम लैम्डा अपॉन ई। अगर यहां से आपको, ठीक है, अगर यहां से आपको क्या करना है, निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति निकालनी। मान लो हम आपसे कहते हैं प्रथम निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति निकालो, कैसे निकालोगे, इसी फॉर्मूले थीटा बराबर प्लस माइनस एम लैम्डा अपॉन ई। प्रथम निम्निष्ठ कहेगा तो m बराबर 1 रख देना, तो कितना आ जाएगा, m बराबर 1 रखने पे प्लस माइनस लैम्डा अपॉन ई। अगर हम कहेंगे द्वितीय निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति निकालो, तो m बराबर आप तुरंत क्या रख दोगे, 2, क्योंकि 0 पे हमें क्या मिलेगा, m बराबर 0 पे केंद्रीय उच्चिष्ठ मिलता है। 0 से मतलब नहीं 1, 2, 3 ये सब रखना है, ठीक है। अगर m बराबर 1 रखते हो तो प्रथम निम्निष्ठ की स्थिति, m बराबर 2 रखते हो तो द्वितीय निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति, m बराबर 3 रखते हो तो तृतीय निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति। ये सब इस फॉर्मूले से प्राप्त होगी। जब भी न्यूमेरिकल में पूछा जाए प्रथम निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति बताओ, तो इसी फॉर्मूले में m बराबर 1 रख देना, बस आसानी निकल आएगा। द्वितीय तृतीय जितना का है m बराबर उतनी वैल्यू रख देना, ठीक है। अब इसके बाद देखो हम, ये निम्निष्ठ के लिए निकला, अब निकालते हैं उच्चिष्ठ के लिए, ठीक है। यहां से लिखते हैं उच्चिष्ठ के लिए पथांतर, इसे समीकरण 2 मान लेना, ठीक है। फॉर्मूले याद रखना, न्यूमेरिकल में काम आएंगे। अगली वीडियो न्यूमेरिकल की आएगी, ठीक है, तरंग प्रकाश की, उसमें न्यूमेरिकल आपको कराएंगे, ठीक है। पूरे चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सब कराएंगे, ठीक है। तो इसलिए अगले वीडियो पे जरूर मिलना, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लेना, जिससे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो ये निम्निष्ठ के लिए आया है। अब उच्चिष्ठ के लिए फॉर्मूला क्या होता है, उच्चिष्ठ के लिए पथांतर, उच्चिष्ठ के लिए पथांतर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्लस माइनस 2m प्लस 1 लैम्डा बाई 2, 2m प्लस 1 लैम्डा बाई 2, ठीक है। ये होता है उच्चिष्ठ के लिए, ठीक है। प्लस माइनस 2m प्लस 1 लैम्डा बाई 2, यहाँ भी m की जगह आप 0, 1, 2, 3 ये सब चीज रख सकते हो, ठीक है। m बराबर 0, 1, 2, 3 ये सब चीज रख सकते हो। 0 पे वही मिलेगा केंद्रीय उच्चिष्ठ, ठीक है। तो यहाँ पे पथांतर की तरह प्लस माइनस 2m प्लस 1 लैम्डा बाई 2। तो अब यहाँ पे भी समीकरण 1 से लिखेंगे आगे, ठीक है। आगे जगह नहीं तो यहीं पे लिख रहे हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारे पास था b के बराबर ई थीटा, तो b के की जगह हम क्या रख देंगे, यही वैल्यू प्लस माइनस 2m प्लस 1 लैम्डा बाई 2 बराबर ई थीटा, ठीक है। देख सकते हो इसकी जगह हमने प्लस माइनस 2m प्लस 1 लैम्डा बाई 2 रख दिया बराबर ई थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकालोगे तो थीटा कितना आएगा, देखो ई इधर गुणे पे इधर आ जाएगा भाग में, तो थीटा आ जाएगा प्लस माइनस 2m प्लस 1 लैम्डा बाई 2e, ठीक है। यही फॉर्मूला आएगा उच्चिष्ठ के लिए कोणीय स्थिति का सूत्र, ठीक है। थीटा बराबर प्लस माइनस 2m प्लस 1 लैम्डा बाई 2e, ठीक है। अब यहां से मान लो हमने आपसे पूछा कि तुम भैया बताओ प्रथम उच्चिष्ठ के लिए कोणीय स्थिति का सूत्र, प्रथम उच्चिष्ठ के लिए, तो उच्चिष्ठ वाला पथांतर ये होता है कोणीय स्थिति का सूत्र थीटा बराबर प्लस माइनस 2m प्लस 1 लैम्डा बाई 2e। अब यहाँ से जब प्रथम के लिए कहेंगे तो m की जगह 1 रख दोगे, 2 into 1 मतलब 2 प्लस 1 3/2 मतलब 3/2 लैम्डा अपॉन ई, ठीक है। द्वितीय उच्चिष्ठ की बात होगी तो m बराबर 2 रख दो, तृतीय उच्चिष्ठ की बात तो m बराबर 3 रख दो, और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो इस टाइप से इस फॉर्मूले से प्रथम निम्निष्ठ के लिए, मतलब इसमें निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति निकलेंगी और इसमें उच्चिष्ठ की कोणीय स्थितियां निकलेंगी। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 3, ठीक है, ये चीज।
ठीक है, ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 3। इसमें उच्चिष्ट की, इसमें निम्निष्ट की, और इसमें कुछ नहीं करना होता, यही निम्निष्ट और उच्चिष्ट के लिए कोणीय स्थितियां निकाली जाती है। और इसमें कोणीय चौड़ाई का सूत्र समझ लो, ठीक है, कोणीय चौड़ाई का और रेखीय चौड़ाई का सूत्र देखो आपको बता देते, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मुख्य उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, कोणीय चौड़ाई किसकी निकाली जाएगी, इस मुख्य उच्चिष्ट की। यहाँ पे दोनों फॉर्मूले हम आपको लिखे देते हैं, पहला मुख्य उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई और रेखीय चौड़ाई का, ठीक है, मुख्य उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, कोणीय चौड़ाई, ठीक है। ध्यान देना, कोणीय चौड़ाई को 2 थीटा से प्रदर्शित करते हैं, 2 थीटा, ठीक है, कोणीय चौड़ाई को 2 थीटा से प्रदर्शित करते हैं और 2 थीटा बराबर सूत्र होता है 2 लैम्डा अपॉन में ई। अब ये ना करना कि दोनों तरफ 2 2 है तो 2 से 2 काट दो, ये नहीं करना। 2 थीटा केवल कोणीय चौड़ाई को प्रदर्शित करने के लिए, सूत्र है 2 लैम्डा अपॉन ई, इसमें लैम्डा की वैल्यू रखो, ई की वैल्यू रखो, 2 थीटा का मान निकाल लो, ठीक है। तो 2 थीटा क्या है, कोणीय चौड़ाई है। तो कोणीय चौड़ाई कभी पूछा जाए न्यूमेरिकल में कि मतलब विवर्तन के लिए मुख्य उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई निकालो, तो 2 थीटा बराबर 2 लैम्डा अपॉन ई। इसी में रेखीय चौड़ाई का भी सूत्र होता है, रेखीय चौड़ाई का, रेखीय चौड़ाई का क्या सूत्र है, मुख्य उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई, इसका जो सूत्र होता है वो होता है 2x बराबर 2 लैम्डा अपॉन ई इंटू एफ, एफ होती फोकस दूरी, ठीक है। ये रेखीय चौड़ाई का फॉर्मूला ये भी याद रखना, 2x बराबर है 2 लैम्डा अपॉन ई, 2x यहाँ पे क्या है, 2x रेखीय चौड़ाई, ठीक है, जैसे 2 थीटा कोणीय चौड़ाई वैसे 2x रेखीय चौड़ाई, और लैम्डा तरंगदैर्घ्य, ई आपकी स्लिट के बीच की दूरी, एफ क्या है, फोकस दूरी। तो 2x बराबर क्या है, 2 लैम्डा अपॉन ई इंटू एफ, ठीक है, फोकस दूरी है एफ, इसी लेंस की फोकस दूरी। तो जब भी आपसे फोकस मतलब रेखीय चौड़ाई पूछे, कोणीय चौड़ाई पूछे, तो आप इन फॉर्मूले से निकाल सकते हो, ठीक है। तो सारे फॉर्मूले हमने आपको बता दिए, निम्निष्ट के लिए इससे निकलेगा, उच्चिष्ट के लिए इससे निकलेगा, मुख्य उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई इससे निकलेगी, रेखीय चौड़ाई इससे निकलेगी, ठीक है। सारे फॉर्मूले कंप्लीट है और ये एकल झिल्ली के द्वारा विवर्तन वाला टॉपिक भी कंप्लीट है, ठीक है। तो देख सकते हो पूरे इस टॉपिक को हमने बहुत आसान तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की। तो आशा करते हैं आपको ये टॉपिक जो एकल झिल्ली द्वारा प्रकाश का विवर्तन है, विवर्तन क्या है, विवर्तन के प्रकार भी इसी में समझा दिया था। तो आशा करते हैं वीडियो सबको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक जरूर कर लेना, और जो लोग नए हो चैनल पे सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि यहाँ पे क्लास 12 की बेहतरीन तैयारी चले। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, सब्सक्राइब किया करो, कमेंट कर दिया करो, यहाँ भैया समझ में आया। आप लोग कमेंट करते हो तो थोड़ा हमें भी लगता है यार कि चलो किसी को समझ में आया, हमारी मेहनत सफल हुई, ठीक है। कमेंट जरूर करो जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले आगे की वीडियो बनाने का, ठीक है। तो कमेंट जरूर करना। आपका तरंग प्रकाश की वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब अगला वीडियो जाएगा, उसमें न्यूमेरिकल होगा, 1 शॉट पे सारे न्यूमेरिकल, महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल जो इस तरंग प्रकाश की चैप्टर के, ठीक है। तो मस्त तरीके से उनको देखेंगे। और बात करें इससे पहले हमने 9 चैप्टर पढ़ लिए हैं पूरे मस्त तरीके से फिजिक्स के। तो अगर उनकी प्लेलिस्ट देखना चाहो तो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन पे फिजिक्स की, उसमें प्लेलिस्ट में सारे वीडियो पड़े हुए हैं। केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन पे, वहां पे केमिस्ट्री के सारे वीडियो पड़े हुए हैं, मस्त तरीके से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो पे इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, क्योंकि डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, आसानी से आपको समझाएगी, ठीक है। तो वीडियो को शेयर जरूर करना और इसे स्क्रीनशॉट कर लो। मिलते हैं न्यूमेरिकल वाली क्लास में।